वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट टिश्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। हमारा मोटिवेशन है, ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आएँ जो हकीकत में है ही नहीं। ठीक है, सपनों की दुनिया से बाहर आना है और हकीकत की दुनिया को देखना है और मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक को बताना है। ऑप्शन दिया है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। तो क्या है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक? कौन करता है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ? तो पौधों में द्वितीयक वृद्धि जो है वो कैम्बियम करता है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और क्या संवहन कैम्बियम। ठीक है, दोनों मिलके क्या करते हैं, द्वितीयक वृद्धि का कार्य करते हैं। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का संवहन करता है पौधों में। फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है, जो पौधों की छाल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। व्यापारिक कॉर्क जो है वो किससे प्राप्त होती है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम, संवहन कैम्बियम। तो किससे प्राप्त होती है? व्यापारिक कॉर्क। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम से। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से जो है व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। आप लोग दोनों में कॉर्क जो है वो कॉमन है, इससे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, और सभी आंसर करते रहना। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है या फ्लोएम जो है वो पौधों में क्या कार्य करता है? ऑप्शन दिया है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। मतलब उसका परिवहन कहने का मतलब है। ठीक है, तो आहार वहन किसका कार्य है? फ्लोएम का। ठीक है, फ्लोएम का कार्य है आहार वहन करने के लिए, भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए। क्या जल वहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है वो जल और खनिज लवण का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। मतलब जाइलम का क्या कार्य है? ऑप्शन है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो मैं क्या बताई, आहार वहन का कार्य या भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करता है फ्लोएम और जल वहन का कार्य करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल वहन। ठीक है, और फ्लोएम फूड का संवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है? ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक फलियों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर। आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, सबकी आयु मापने का तरीका होता है। शाखाओं की संख्या गिनकर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि शाखाओं की संख्या गिनकर हम लोग उसका पता लगा लें, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं होती है पौधों में। इसकी ऊंचाई मापकर ये भी नहीं कर सकते कि उसकी आयु का कैसे पता लगाएंगे। तो वार्षिक वलयों की गिनती को करके हम लोग उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। 1 साल हुआ पौधे को, एक वार्षिक वलय, 2 साल हुआ दूसरा वार्षिक वलय बन जाएगा। इस प्रकार से वार्षिक वलयों के आधार पर हम लोग आयु का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा वायु ऊतक किस में पाया जाता है? ऑप्शन है लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स। ठीक है, तो एरेनकाइमा किस में पाए जाते हैं? किस तरह के पौधों में एरेनकाइमा पाए जाते हैं? और एरेनकाइमा किसका प्रकार है? तो याद रखना पेरेनकाइमा का। ठीक है, पेरेनकाइमा का ही एक प्रकार है एरेनकाइमा, और दूसरा क्या होता है? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो एरेनकाइमा जो है वो हाइड्रोफाइट्स पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जल में उगने वाले पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है ताकि वो जल पर क्या तैर सकें। ठीक है, जैसे कमल के डंठल में देखे होंगे एरेनकाइमा पाया जाता है।
जीरोफाइट्स क्या होते हैं? शुष्कोद्भिद पौधे, ठीक है, जो शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं। मीजोफाइट्स होते हैं हम लोगों के समोद्भिद, मतलब समान जलवायु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। वेलामेन, ठीक है, आर्किड में कौन सी जड़ें पाई जाती है? वेलामेन जड़ें पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती है, मतलब किस में पाई जाती हैं ये विलामेन ऊतक? प्ररोहों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। तो वेलामेन जो ऊतक होती है इसका कार्य होता है आर्द्रता ग्रहण करना, ठीक है, जल का अवशोषण करना, नमी का अवशोषण करना जो वातावरण में होता है, ठीक है। तो आर्किड में जो है वो लटकने वाली जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, लटकने वाली जड़ें ये पता ही होगा। तो उसमें पाया जाता है हम लोगों का वेलामेन ऊतक, आर्द्रता को अवशोषित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूलों में, ठीक है। पत्तियों में, पुष्पों में, प्ररोहों में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? ठीक है, वृद्धि वलय जो है किसकी सक्रियता के कारण बनती है? अंतःरंभीय एधा के, अंतःविष्ट एधा के, बाह्यरंभीय एधा के, प्राथमिक एधा के। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? अंतःरंभीय एधा के कारण, ठीक है, इससे वृद्धि वलय बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि? ठीक है, समुद्र के किनारे पौधे जो पाए जाते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं बनते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया है, भूमि बलुई होती है, जलवायु विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। तो जो समुद्र किनारे होता है वहाँ की जलवायु जो है वो समान प्रकार की होती है, कोई विशिष्ट जलवायु वहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होने के कारण वहाँ के पौधों में क्या वार्षिक वलय नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काल में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी। ऑप्शन है 25 वर्ष, 49 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। तो आप लोग बताओ, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में, ठीक है, वृक्ष का पुराना तना है उसका अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु क्या हो जाएगी हम लोगों की? 50 वर्ष, ठीक है, वृक्ष की आयु हो जाएगी 50 वर्ष, क्योंकि 50 वार्षिक वलय बन रहे हैं। और वार्षिक वलय के आधार पर हम लोग बताते हैं कि वृक्ष को कितने वर्ष हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, ठीक है, 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष की प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है, ठीक है, 4 इंच लंबाई में वह बढ़ता है। ऑप्शन दिया है 5 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 14 फीट, ठीक है। तो आप लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की बात तो है नहीं। 1985 में क्या बोल रहा है कि साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, ठीक है, वृक्ष में 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई। और पूछ रहा है कि 1998 में यह कील कितनी ऊंची हो जाएगी। तो क्या होगा, वृक्ष के तने में जो है उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है तने की, ठीक है, 5 फीट की ऊंचाई पर जो है उसमें क्या होगी? द्वितीयक वृद्धि होगी, मतलब उसके पार्श्व में वृद्धि होगी, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आंसर हम लोगों का 5 फीट ही होगा, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी न कि लंबाई में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं, ठीक है, जल में किस प्रकार तैर सकते हैं जलोद्भिद पौधे? जल में पाए जाने वाले पौधे तो मैं बताई थी पहले, वायु ऊतक के, मृदु ऊतक के, हरित लवक के, दृढ़ ऊतक के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का? वायु ऊतक के, ठीक है। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं उसके कारण वो क्या करते हैं? जल में तैर सकते हैं, क्योंकि एरेनकाइमा में क्या वायु भरा होता है। एरेनकाइमा एयर, ठीक है, एयर से क्या पता चलता है? वायु, वायु भरे होंगे उसमें तो वो आसानी से तैर सकते हैं। आप लोग कमल ही याद रखना, उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मृदु तक जैसे पेरेनकाइमा है तो पेरेनकाइमा हो सकता था, है ना, लेकिन ये पेरेनकाइमा का यहाँ क्या दिया है?
उसका प्रकार दे दिया है, तो एरेनकाइमा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ जो विभाज्योतक होता है, शीर्षस्थ करने का क्या मतलब है, एपाइकल रीजन में, ठीक है, सबसे टिप वाले पोर्शन में जो विभाज्योतक मतलब विभाजन करने वाले ऊतक पाए जाते हैं, उसका उत्तरदायी किस लिए होते हैं, ठीक है, कौन सा कार्य वो लोग करते हैं। तो ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। वलकुट से मतलब होता है यहाँ कॉर्टेक्स, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, कॉर्टेक्स से कोई वलकुट बोलते हैं। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक का उत्तरदायी होता है, किस लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभाज्योतक जो है वह उत्तरदायी होता है। ठीक है, शीर्ष में वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि। मोटाई में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक होता है, मतलब पार्श्व मतलब क्या होता है, किनारे, मतलब चौड़ाई में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ढसे होते हैं, रंध्र कम पाए जाते हैं किसमें, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है समोद्भिद में, लवणोद्भिद में, जलोद्भिद में, मरुद्भिद में। तो रंध्रों की संख्या किसमें न्यूनीकृत होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का। देखो, समोद्भिद क्या होता है, तो जल में रहने वाले पौधे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समोद्भिद बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, समोद्भिद किसको बोलेंगे, सम जलवायु में, है ना, सम जलवायु में पाए जाने वाले पौधों को बोलेंगे समोद्भिद। यहाँ आप लोग समुद्भिद मतलब समुद्र मत समझ जाना। ठीक है, समोद्भिद होता है सम जलवायु में पाए जाने वाले पौधे। लवणभिद होता है, क्या होता है लवणभिद, लवण युक्त मृदा में पाए जाने वाले पौधे, हेलोफाइट्स। ठीक है, मतलब दलदली स्थानों में, और दलदली कहाँ होगा, समुद्र के किनारे, मतलब लवणीय मृदा। ठीक है, जलोद्भिद जल में उगने वाले पौधे, और मरुद्भिद क्या होगा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। ठीक है, तो मरुद्भिद का उदाहरण आप लोग याद कर लो, नागफनी। ठीक है, जलोद्भिद का आप लोग उदाहरण याद कर लो, साल्विनिया। लवणोद्भिद में एक आप लोग याद कर सकते हो, राइजोफोरा। ठीक है, और समुद्भिद में कोई सा भी ले लो, जैसे आम का पौधा है, इस तरह से कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। तो क्या बताना है कि रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है, तो रंध्रों की संख्या किस में न्यूनीकृत होनी चाहिए, जिसके पास पानी की कमी हो। ठीक है, रंध्र के द्वारा तो पानी का ह्रास होता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जो जीरोफाइट्स पौधे होते हैं, या हम लोग क्या बोले, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, मरुस्थल में पानी की कमी होती है। ठीक है, तो वहाँ रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है, कम संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न के कारण से। ठीक है, क्यों झड़ जाती हैं, तो ऑप्शन दिया है अपना जीवन काल पूर्ण करने से, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से, दैनिक काल की छोटा हो जाने से। तो शाखाओं से पत्तियां झड़ने का क्या कारण है, जीवन काल पूरा करने पर तो पूरा ही मर जाएंगी, है ना, तो इसका आंसर हम लोगों का होगा कार्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। ठीक है, कार्क के बाहर जो है वो विलगन परत बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, वेलामेन की आवश्यकता होती है। देखिए, वहाँ हम लोग क्या पढ़े, वेलामेन जो है वो आर्किड की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो वेलामेन जो जड़ें होती है वो लटकती हुई जड़ें होती हैं, वायु में पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगी वो लोग, वायु में पाई जाती हैं तो आर्द्रता को अवशोषित करती हैं, मतलब नमी के अवशोषण के लिए वेलामेन जड़ें आर्किड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, पार्श्व विभाज्योतक, ठीक है, किस लिए उत्तरदायी होता है, शीर्ष विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता था, लंबाई में वृद्धि के लिए, है ना, और ऑप्शन क्या कहते हैं, मोटाई में वृद्धि, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। तो देखिए, शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होता था वो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता था, और पार्श्व विभाज्योतक जो है वो मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मोटाई में वृद्धि याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों का, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य, ठीक है, यही बताना है हम लोगों को।
तो ऑप्शन दिया है जड़ों से पत्तियों को खनिज और जल का परिवहन करना, एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस के प्रति अपारगम्य है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना, पौधों की शाक भक्षी जंतुओं से रक्षा करना। तो क्या होगा इसका आंसर? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। ठीक है, काष्ठीय पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य यही होता है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। मतलब काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल में क्या पाई जाती है? फ्लोएम, जो यह कार्य करती है। ठीक है, खाद्य परिवहन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ठीक है, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है सिड्रस देवदार, साइकस, फाइकस, क्वेरकस। तो वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कॉर्क होता है वो प्राप्त होता है क्वेरकस से। ठीक है, ये वाणिज्यिक मूल्य क्या है? व्यापारिक मूल्य है, मतलब इससे पैसे मिलेंगे, इसका यूज पैसों के लिए किया जाता है ना। तो ये हो गया क्वेरकस। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ठीक है, पादपों में जल की लंबी दूरी का अभिगमन। ऑप्शन दिया है जेसी बोस ने, बिरबल साहनी ने, पी माहेश्वरी ने, एन.एस. परिहार ने। तो किसने किया? जेसी बोस ने। ठीक है, जेसी बोस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आंसर क्या होगा? जेसी बोस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और कल की क्लास में ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच।